क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट के टेस्ट लिए जा रहे हैं। और टेस्ट नंबर 9 का जो टेस्ट लिया गया था वो बिहार स्पेशल ज्योग्राफी का टेस्ट था, बिहार का भूगोल। इसका मैंने टेस्ट लिया था 100 क्वेश्चन। आज इसी का एक्सप्लेनेशन में डाल रहा हूँ। सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, नदियों से, जलवायु से और जो है जलप्रपात से जुड़े हुए और वन रिपोर्ट से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखना। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा है तो उसको कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन हैं, इनका टेस्ट मैंने लिया था और इसी का एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। इसको अच्छे से करिएगा और वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस प्रकार से आपको लगातार मिलती रहे। 100 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और बीपीएससी में बिल्कुल आने वाले क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल निगलेक्ट मत करना, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, गाय घाट, गोपथ, काव और कनहर आदि नदियां बिहार के किस जिले में बहती हैं? बड़ी नदियां एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है तो लोग सही कर लेते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में छोटी नदियों को पूछ दिया जाए तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 4 प्रमुख नदियां जो हैं ये छोटी नदियां हैं और ये बिहार के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में बहती हैं, रोहतास जिले में, ठीक है। सब झारखंड के क्षेत्र से निकलती हैं और सब रोहतास क्षेत्र में बहती हैं। तो ये चारों नदियां रोहतास में बहती हैं और इन चारों नदियों पर बहुत सारे जलप्रपात भी स्थित हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये छोटी नदियों के बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि बड़ी नदियों के बारे में बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है। तो हो सकता है कि अब छोटी नदियों के बारे में भी पूछे, जैसे यूपीएससी पूछना शुरू किया है, ठीक है। तो हमें ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयार पहले से रहना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना होने पाए। और एक एक क्वेश्चन को लेकर लड़ाई रहती है, इसलिए क्वेश्चन सही करना बहुत जरूरी है और सारे सब्जेक्ट के हर टॉपिक को देखना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, कैमूर पठार को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो जो कैमूर का पठार है उसे और हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम रोहतास पठार के नाम से जानते हैं, रोहतास पठार भी इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, शिवालिक के पर्वतीय क्षेत्रों को कितने उप विभागों में विभाजित किया जाता है? तो बिहार में, याद रखिए, अगर हम बिहार का एक मैप बना के समझाने का प्रयास करते हैं तो बिहार का बीच से गंगा नदी बहती है और बिहार को 2 भागों में बांटा जाता है, उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार। जो बिहार का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर शिवालिक पर्वत पाया जाता है और शिवालिक पर्वत की यहाँ 3 श्रेणियां हैं। तो कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है बिहार में शिवालिक पर्वत को। ये पश्चिमी चंपारण में है और 3 जो श्रेणियां हैं उनमें पहला कौन है? तो सबसे पहला है आपका सोमेश्वर, ठीक है। तो पहला है सोमेश्वर पहाड़ियाँ, दूसरा हरहा घाटी और तीसरा रामनगर दून। आप इस मैप के थ्रू भी इसको देख सकते हैं, तीनों पहाड़ियों को अलग अलग बांटा गया है। तो शिवालिक पहाड़ियाँ बिहार में भी स्थित हैं, ये भी याद रखिएगा। हिमालय का भाग बिहार में पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। तो उसे कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है और तीनों आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल मामूली सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने के कारण ऐसे क्वेश्चन हमसे गलत होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के किस क्षेत्र में मखाने के 90% से अधिक भाग का उत्पादन होता है? तो जो बिहार का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, जो बिहार का, अगर एक मैप के थ्रू हम देखें तो बिहार का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है यहाँ बारिश ज़्यादा होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है बाढ़ आ जाती है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा तालाब भी पाए जाते हैं और यहाँ पर जो है मखाने खेती ज़्यादा होती है, जिसे हम मिथिलांचल के नाम से भी जानते हैं। इसे जीआई टैग भी दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो बिहार का सबसे गर्म स्थान अगर पूछा जाए कौन सा है तो ये गया है। और गया किधर है? तो बिहार में आप गया देख सकते हैं इस मैप में। तो गया पठारी क्षेत्र में पड़ता है और पठारी क्षेत्र गर्म ज़्यादा रहता है। तो बिहार का सबसे गर्म स्थान को हम मानते हैं किसको? गया को मानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो बिहार का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन है? किशनगंज है, ठीक है। और इसको एक मैप के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं कि जो बिहार का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, जब यहाँ मानसून आता है बंगाल से तो सबसे पहले यहीं पर हिमालय से टकराता है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है बिहार में? उत्तर
पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादा होती है और किशनगंज आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए सबसे अधिक वर्षा बिहार में। अगर पूछा जाए कौन सा जिला प्राप्त करता है तो किशनगंज है। अगर क्षेत्र पूछ दिया जाए तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। और बिहार में सबसे कम वर्षा कौन सा क्षेत्र प्राप्त करता है तो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र प्राप्त करता है, ये वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्योंकि यहाँ तक मानसून पहुँचते पहुँचते जो है क्या हो जाता है, तो मानसून पहुँचते जो है उसकी में आर्द्रता की मात्रा कम हो जाती है। एक चीज़ और समझ लीजिएगा, अगर पूछा जाए बिहार में वर्षा का प्रारूप पूछा जाए तो बिहार में वर्षा जो है पूरब में अधिक होती है, जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर जाएंगे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। उसी तरह जब मानसून आता है हिमालय से टकरा करके वापस वर्षा करता है तो बिहार के उत्तरी क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है और जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर जाएंगे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखना, इसको सेंटेंस बना के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में सर्वाधिक वर्षा किन महीनों में होती है। तो बिहार में और पूरे भारत में भी सबसे अधिक वर्षा किस महीने में होती है, तो है आपका जुलाई और अगस्त। जुलाई और अगस्त के महीने में बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में न्यूनतम वर्षा होती है। तो बिहार का कौन सा जिला है जहां न्यूनतम वर्षा होती है। अभी मैंने आपको मैप के थ्रू समझाया, जैसे बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है तो वहाँ जिला कौन सा है, किशनगंज है। बिहार के दक्षिण पूर्व में वर्षा कम होती है और यहाँ का जिला कौन है, आपका औरंगाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में और सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होती है बिहार में। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो गलत होने का चांस ज़्यादा होता है, तो क्षेत्र भी याद रखना और जिला भी याद रखना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें कौन सा कथन सत्य है ये पूछा गया है। तो पहले अगर पेपर जब मिलेगा तो आपको सत्य और असत्य पर ही पहले फोकस करना है कि हमसे ये पूछा क्या जा रहा है, और ये मैं हर जो है वीडियो में बता रहा हूँ आपको, तो इसको आपको आदत में डाल लेना है। पहला ऑप्शन है बिहार में ग्रीष्म ऋतु का प्रधान प्रभाव मार्च से मध्य जून तक होता है, बिल्कुल सही। राज्य में ग्रीष्म काल मुख्यतः शुष्क रहता है, ठीक है, ये पूछा गया है, ये भी बिल्कुल सही है। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन सामान्यतः मध्य जून से होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो इस तरह से जलवायु और मानसून से जोड़ करके क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं और वहाँ क्वेश्चन गलत होने का चांस ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है राज्य में सबसे अधिक ठंड मध्य जनवरी से फरवरी के मध्य पड़ती है, यह ऑप्शन गलत है। इसका आंसर क्या होगा, मध्य जनवरी नहीं, मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी तक पड़ता है, फरवरी से वर्ष जो ठंडी कम होने लगती है। तो सबसे ज़्यादा ठंडी मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ये कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है, बाकी जो दूसरा ऑप्शन है राज्य में जनवरी माह में मैदानी क्षेत्र का तापमान लगभग कितना होता है, 7 साढ़े 7 से 10 सेंटीग्रेड, बिल्कुल सही है। और राज्य में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की वर्षा की मात्रा घटती जाती है, ये भी सही है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया, जैसे अगर बिहार का मैप है तो मैंने आपको बताया है कि बिहार में जो है उत्तर से दक्षिण की ओर वर्षा कम होती है और पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा कम हो जाती है, इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बड़े बड़े ऑप्शन के साथ आपको मिल सकते हैं पेपर में और मिलेंगे, इसलिए हमें ऐसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम मैप के थ्रू इसलिए बता रहे हैं कि जिससे आपके दिमाग में बातें बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएँ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें कौन सा सत्य कथन है, तो हमें सत्य और असत्य पहले देखना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है जुलाई में बिहार के मैदानी भाग का औसत तापमान 34 सेल्सियस रहता है, ये बिल्कुल सही है। यह औसत तापमान बिहार में मैदानी क्षेत्रों में और कब, जुलाई के महीने में 34 सेल्सियस रहता है, बिल्कुल सही है। बिहार में शीत ऋतु में औसत तापमान 16 सेंटीग्रेड रहता है, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा लगभग 90% होती है, ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 से अधिक। ठीक है, तो ये तरह के व्यवहारिक क्वेश्चन और बिल्कुल जलवायु से जुड़े हुए क्वेश्चन, आपसे तापमान से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको अच्छे से वीडियो देखना जिससे क्वेश्चन गलत ना होने पाए। नेक्स्ट है सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, सत्य कथन की पहचान हमें करना है। पहला ऑप्शन है राज्य में 15 अक्टूबर के पश्चात दक्षिण पश्चिम मानसून लौटने लगता है, जिसे हम मानसून का निवर्तन कहते हैं, बिल्कुल सही।
शीत ऋतु में बंगाल की खाड़ी में तूफानी मौसम की दशाएं विकसित होती हैं, जिससे राज्य में 3-4 बार वर्षा होती है, जिसे हम लोग काल बैसाखी या नॉर्वेस्टर कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है मानसून के आगमन से पूर्व बंगाल की खाड़ी के स्थानीय विक्षोभ के कारण मई माह में चक्रवात विकसित होते हैं बिहार में। बिल्कुल सही है। तो तीनों कथन सही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो इतने बड़े बड़े ऑप्शन के साथ आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के ऐसे क्वेश्चन को हमें अच्छे से देखने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो बिहार में सबसे अधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, और याद रखिएगा बिहार में कितने परसेंट, तो 90% एरिया में जलोढ़ मृदा बिहार में पाई जाती है, और ये 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। फिर वही आ गया, असत्य और सत्य को पहले देखना है। तो असत्य कथन की पहचान में पहला है करेल मृदा की प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है, तो ये गलत है, क्षारीय होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला ही ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो इस तरह की मिट्टी से जुड़े हुए भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके रहेंगे 2-3 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो बिहार का 5 पहाड़ियों से शहर जो घिरा हुआ है वो है आपका राजगीर। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और 5 पहाड़ियों को आप एक साथ या मैंने यहाँ दे दिया है, इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, वैभवगिरी पहाड़ी, ये सब पहाड़ियाँ यहाँ पर 5 पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। तो 2021 की रिपोर्ट तो आई नहीं है जनगणना की, तो 2011 की जनगणना ही अभी हमारे लिए महत्वपूर्ण है बिहार के लिए। तो बिहार में किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है, सहरसा में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार का प्रथम रामसर स्थल कहाँ स्थित है। तो बिहार का पहला रामसर स्थल जो है कांवर झील है, और वो कहाँ स्थित है, तो बेगूसराय में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और रामसर क्या है, तो रामसर एक ईरान का शहर है। यहीं पर जो है 2 फरवरी 1971 को समझौता हुआ था आर्द्र भूमि को लेकर के। ठीक है, ये विवरण यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, और यहीं पर आर्द्र भूमि अर्थात दलदली भूमि के संरक्षण के लिए किया गया, और तो जो लिस्ट बनाई गई उस लिस्ट को रामसर स्थल ही कहा गया। अगर कोई भी आर्द्र भूमि को जो है अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित करते हैं तो उसे हम रामसर स्थल ही कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए रामसर स्थल है कहाँ, रामसर कहाँ है, तो ये ईरान का एक शहर है। ये भी याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी याद रखना हर 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, इसी कारण क्योंकि यहीं पर पहली बार सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित जनजाति और जिले की युग्म में से कौन सा सुमिलित नहीं है। इसमें ऐसा कौन सा है जो सुमिलित नहीं है। तो संथाल बांका में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। उराव सुपौल में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन मुंडा जमुई में नहीं पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, तो जनजातियों से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित खनिज और युग जिले के में कौन सा सुमेलित कर रहा है। ऐसा कौन सा खनिज है जो इस जिले में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चूना पत्थर जो है कैमूर में पाया जाता है, यही सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर बिहार की नदियां जो पश्चिमी भाग से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई गंगा नदी में मिलती हैं, वह कौन सी नदियां हैं, उनका क्रम बताना है। ठीक है, तो अगर हम बिहार का एक मैप यहाँ बना के बताते हैं आपको, तो जैसे बिहार का मैप है तो गंगा नदी मध्य से गुजरती है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर उत्तरी बिहार की कौन नदियां हैं जो एक समूह में हैं, ये ऑप्शन पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सबसे पहले सरयू नदी है पश्चिम, अगर ये वेस्ट है और ये ईस्ट है तो सबसे पहले कौन होगा, तो सरयू नदी यहाँ पर है। दूसरा है गंडक नदी, तीसरा है बूढ़ी गंडक नदी, और चौथा है बागमती। ठीक है, तो चारों नदियां क्रम से पश्चिम से पूर्व हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो हमें इस लेवल तक जाके तैयारी करनी पड़ेगी। नदियों के क्रम को दिशा के अनुसार हमें याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो गलत होने के चांस ज़्यादा होता है। दूसरा क्वेश्चन उसी जुड़ा हुआ है, दक्षिणी बिहार की नदियाँ। तो बिहार के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम बताइए जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में गंगा में मिल जाती हैं। तो हम एक मैप यहाँ फिर से ड्रॉ कर लेते हैं और समझ लेते हैं। ये गंगा नदी है, बीच से बह रही है, और दक्षिणी बिहार में जो है पश्चिम से पूर्व। तो अगर ये वेस्ट है और ये ईस्ट है तो पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे तो कौन सी नदी का
क्रम यहाँ पर होगा। तो ये आपका हो जाएगा ए, पहले सोन होगा, फिर पुनपुन, फल्गु, फिर सकरी। तो पहले यहाँ पर है आपका सोन, फिर है आपका पुनपुन, फिर है फल्गु और फिर है सकरी। तो इसका क्रम हो जाएगा आपका ए। ठीक है, तो इसको मैप के थ्रू इसको अच्छे से देखना है, और मैंने इसका वीडियो बना के पहले से ही नदियों के बारे में डाल दिया, तो आप प्ले लिस्ट पर जा करके बिहार स्पेशल ज्योग्राफी में आप वहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट है, बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो किस नदी किनारे कौन सा शहर स्थित है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से याद करना है। तो ये है आपका कौन सा, ये है आपका बूढ़ी गंडक। तो बूढ़ी गंडक नदी किनारे आपका मुजफ्फरपुर पड़ता है, इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन जिलों में बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो बल सुंदरी मिट्टी बिहार में पाई जाती है, उसका लोकल नाम है, और ये बिहार के किस जिले में पाई जाती है। तो पूर्णिया में, सहरसा में और दरभंगा, तीनों में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूछा क्या जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जा रहा है बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में सारण जिला और उत्तर प्रदेश के सीमा रेखा का निर्धारण कौन करता है। अगर हम एक बिहार का मैप बनाएं तो यहाँ सारण जिला है। ठीक है, तो यहाँ पर नदी कौन सी बहती है, घाघरा। तो घाघरा नदी सारण जिले से उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियाँ कौन सी हैं। इनमें कौन सा ऐसा क्रम है जिसमें बिहार में दक्षिण गंगा की सहायक नदियाँ मानिए जो दक्षिण की ओर से आकर गंगा में मिलती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सोन, पुनपुन, क्यूल और चंदन नदी। तो ये चारों नदियाँ जो हैं बिहार में, अगर हम मैप के थ्रू फिर से देखें तो बिहार में गंगा नदी है और दक्षिण से चारों नदियाँ आकर के मिलती हैं किसमें, गंगा में। ठीक है, जबकि दामोदर यहाँ बहती नहीं है, तो ये तो कट जाएगा, और आपका जो है अजय नदी भी यहाँ नहीं बहती है, तो ये भी कट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल बी। तो हमें कभी कभी क्वेश्चन को ऐसे ही आंसर निकालना पड़ता है। नेक्स्ट है, बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक, मैकाल पर्वत श्रेणी की पहाड़ी अमरकंटक पठार है, और वहीं से सोन नदी निकलती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और होते हुए ये बिहार में प्रवेश करती है। तो 4 राज्य में बहती है, और सोन नदी पर बाण सागर परियोजना बनाया गया है, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है। तो गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है, 445 किलोमीटर। 445 किलोमीटर गंगा नदी बिहार में बहती है, लेकिन पूरे भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है। तो हिमालय की लंबाई भी 2525, और जो है आपका याद रखिएगा गंगा की भी लंबाई 2525 किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रहेगा, और बिहार में गंगा की लंबाई 445 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है। ठीक है, बिहार के मध्य से बिल्कुल गंगा गुजरती है, और गंगा नदी के किनारे बिहार के कितने जिले स्थित हैं, वो हैं 12 जिले। तो 12 जिले कौन कौन से हैं, तो बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार और लखीसराय। ये 12 जिले गंगा नदी के किनारे हैं बिहार के। दूसरा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अधिक गंगा नदी किस जिले से की लंबाई ज़्यादा है, पटना है, 99 किलोमीटर पटना में बहती है गंगा नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो सब जिलों को अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है। अभी मैंने क्वेश्चन आपको बताया भी, ये क्वेश्चन आ भी गया है, पटना, 99 किलोमीटर पटना में बहती है। नेक्स्ट है, वह कौन सी नदी है जो ऊपरी भाग में लखनदेई तथा मैदानी भाग में पहुंचकर पश्चिम की ओर करनाली और पूर्व की ओर शिखा कहलाती है। तो यह है आपका घाघरा। घाघरा नदी जो है पश्चिम में खास करके नेपाल में करनाली कहलाती है, और पूर्वी भाग में शिखा कहलाती है, और ये ऊपरी भाग जहाँ से निकलती है तिब्बत से, इसे लखनदेई कहते हैं। तो यह घाघरा नदी है, और घाघरा को उत्तर प्रदेश में सरयू कहा जाता है, और इसी नदी किनारे अयोध्या स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार में गर्म जल स्रोतों के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कहाँ है। तो बिहार में बहुत सारे
गर्म जलकुंड पाए जाते हैं तो सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो वो राजगीर में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है कोसी गंगा में कहाँ मिलती है। बिहार में ये भी पूछा जाता है गंगा में कौन सी नदी कहाँ मिलती है, लोकल एरिया भी पूछ देते हैं। ठीक है, तो कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है, कटिहार के निकट मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट है कमला किस नदी की सहायक नदी है। तो कमला किसकी सहायक नदी है, तो याद रखिएगा कमला जो है ये जो है कोसी की सहायक नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बिहार की किस नदी को सदा नीरा के नाम से जाना जाता है। तो सदा नीरा के नाम से हम गंडक को जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है। तो पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है और वहां से नदी निकलती है कौन सी, बूढ़ी गंडक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो नदी के स्रोत भी याद रखना है कि नदी कहाँ से निकलती है। नेक्स्ट है कौन सा पर्यटन स्थल फल्गु नदी किनारे पर स्थित है। कौन सा ऐसा पर्यटन है बिहार में जो फल्गु नदी के किनारे स्थित है, तो वो है आपका बोधगया। बोधगया यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट है बूढ़ी गंडक बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है। तो बूढ़ी गंडक किस स्थान पर गंगा में मिलती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और यह है आपका मुंगेर के उत्तर में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो बिहार का जो छपरा शहर है वो जो है किस नदी के तट पर स्थित है, वो है आपका घाघरा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है। तो गंडक नदी जो गंगा में मिलती है किस स्थान के पास मिलती है, तो पटना के निकट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होता है। तो सोन नदी और गंगा नदी बिहार में किस स्थान पर मिलती है, पटना के निकट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सोन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है। तो सोन नदी गंगा में किस स्थान में मिलती है, तो पटना से पूरब में या पटना से पश्चिम में, यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये पटना से पश्चिम में मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन है कि घाघरा के बारे में पूछा गया है। तो जो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए, छपरा के निकट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे नदियों के माध्यम से आपके नदियों के दिए पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई जिले में है। तो जमुई जिला बिहार के दक्षिण में पड़ता है और जो है यहाँ से एक नदी निकलती है, वो नदी का नाम है अजय और अजय दामोदर की सहायक नदी है, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है महानदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है। तो महानदी बिहार में किस स्थान में गंगा से मिलती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और यह है मनिहारी से थोड़ा पूरब में मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो लोकल एरिया भी बिहार में पूछा जाता है। नेक्स्ट है बिहार की कौन सी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है। ऐसी कौन सी नदी है बिहार की जो हिमालय से या खास करके ग्लेशियर से निकलती है। तो एक बात याद रखिएगा, ये मैप के थ्रू मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक है, बिहार में जो उत्तर की नदियां हैं ये बारहमासी होती हैं क्योंकि इनके जल के स्रोत दो होते हैं, एक तो हिमालय में ग्लेशियर और एक वर्षा, दोनों। लेकिन दक्षिण बिहार की नदियां केवल वर्षा पर निर्भर हैं, यहाँ कोई ग्लेशियर नहीं है। तो कौन सी नदियां हैं जो हिमालय में ग्लेशियर से निकलती हैं, तो कमला भी है और कोसी भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार की नदियों और उनके उद्गम स्थलों को जोड़े में बताइए। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और इनके जोड़े को आपको बताना है। तो एक साथ आपसे 4 क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, तो पहला जो है कोसी नदी कहाँ से निकलती है। तो कोसी सप्त कोसकी के नाम से निकलती है। गंडक कहाँ से निकलती है, तो गंडक जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है और गंडक जो है निकलती है ये आपका वहाँ से क्या कहते हैं, नेपाल में मानक, कुमोट और कुतांग से। और बागमती कहाँ से निकलती है, तो बागमती निकलती है महाभारत श्रेणी नेपाल से और बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी से, पश्चिमी चंपारण से। तो ये चारों क्वेश्चन एक साथ पूछ लिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो नदियों के स्रोत से जोड़ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नदियाँ कहाँ मिलती हैं यहाँ से जोड़ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमें ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है बिहार में गंगा नदी
में निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है? इसमें से कौन सी नदी है जो गंगा में बिहार में दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है, नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर हम मैप के थ्रू समझा देते हैं। बिहार का मैप है। बिहार में गंगा जो है, गंगा ये है और गंगा के उत्तर से महानदी यहाँ से आती है, ये ऑप्शन नहीं होगा। कर्मनाशा जो कहाँ से मिलती है? दक्षिण से। और पुनपुन भी दक्षिण से। पूछा क्या गया है? कौन दक्षिण से नहीं मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, महानंदा नदी उत्तर से मिलती है, दक्षिण से नहीं। नेक्स्ट है, बिहार में पुनपुन नदी उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई किस स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है? तो ये फतुहा के पास गंगा नदी मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। नेक्स्ट है, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? तो गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है, अर्थात बिहार में प्रवेश करती है चौसा के निकट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। नेक्स्ट है, हरोहर नदी टाल क्षेत्र से होते हुए गंगा में कहाँ मिलती है? तो हरोहर नदी एक बहती है और वो बिहार के टाल क्षेत्र से होते हुए गंगा में मिल जाती है। कहाँ पर? तो ये बढ़िया के पश्चिम, बढ़िया नामक स्थान है, उसी के पश्चिम में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं हम थोड़ा कुछ क्वेश्चन वन रिपोर्ट से हैं, उन पे देख लेते हैं जो मैंने टेस्ट में दिया था। तो वन रिपोर्ट से भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, अगर देखा जाए वन रिपोर्ट का, अभी तक वन रिपोर्ट क्वेश्चन नहीं आए थे। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार अभी 21 की रिपोर्ट मानी जाएगी, क्योंकि 23 की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। और वन रिपोर्ट हर 2 साल पे आती है, तो 2019 में, फिर 21 में, अब 23 में आएगा, वो भी दिसंबर में। तो लेकिन हमारे लिए अभी यही रिपोर्ट महत्वपूर्ण है। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण और वृक्षावरण का कुल प्रतिशत कितना है? तो ये है 10.32%। हमारे बिहार में वनावरण और वृक्षावरण दोनों पाया जाता है। तो याद रखिएगा, वनावरण वृक्षावरण का जो रिपोर्ट बनती है, तो जंगल के क्षेत्र को अलग और वृक्षावरण को अलग मिला करके तब रिपोर्ट तैयार की जाती है। और वृक्षावरण में क्या आता है? तो नदियों के किनारे, नहरों के किनारे, तालाबों के किनारे, आपके घरों के आसपास जो पेड़ होते हैं, या फिर जो है रेलवे के किनारे, सड़क किनारे जो पेड़ होते हैं, उन सब पेड़ों को वृक्षावरण में शामिल करते हैं। और जहां एक साथ घने जंगल पाए जाते हैं, उनको हम वनावरण में शामिल करते हैं। तो दोनों रिपोर्ट को मिला करके तब कुल वन रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो बिहार में वन इतना % है, याद रखना। इसको कहीं पर जहाँ पढ़ते हैं आप, उसको यहाँ लिख लेना, तो ये आपको जल्दी याद हो जाएगा बार बार देखने से। नेक्स्ट है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन किन जिलों में पाए जाते हैं? तो वन रिपोर्ट 2 तरह से होती है, एक क्षेत्रफल के अनुसार और एक प्रतिशत के अनुसार। तो बिहार में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन किन जिलों में पाए जाते हैं? तो यह है आपका ए ऑप्शन है। सबसे अधिक कैमूर में, फिर पश्चिमी चंपारण में, और फिर रोहतास में। इसको भी कहीं लिख लीजिएगा, इस तीनों ऑप्शन को, मतलब इसको कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास को बार बार देखेंगे जहाँ आप पढ़ते हैं, तो आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा। एक पेज पर ऐसे ही चीज़ों को जो भूलने वाले हैं, जो डाटा है, उनको लिख लेना ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट है, वन रिपोर्ट, बिहार वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे न्यूनतम वन किन जिलों में पाए जाते हैं? अधिकतम तो बता दिया, न्यूनतम भी पूछा जाता है। तो शुरू के 3 जिले कौन से हैं? तो ये है आपका बी, शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद में सबसे कम वन पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक वन बिहार में कहाँ पाए जाते हैं? कैमूर में, और सबसे कम शेखपुरा में। किस आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है। तो इसको अच्छे से दिमाग में बैठाना है, इसलिए हमें ऐसा काम कुछ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, बिहार वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में सबसे अधिक वन किस जिले में पाए जाते हैं? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन कैमूर जिले में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है, बिहार वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वन किन जिलों में पाए जाते हैं? तो अभी मैंने क्षेत्रफल के आधार पर ऊपर बताया था, अब हम प्रतिशत के आधार पर अगर बात करें, तो प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वन बिहार के किन जिलों में पाए जाते हैं? तो वो ऑप्शन है आपका सी, कैमूर, जमुई और नवादा। तो कैमूर क्षेत्रफल के आधार पर भी ज़्यादा है और प्रतिशत के आधार पर भी यही ज़्यादा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। तो इस जिलों को अच्छे से कहीं नोट जरूर कर लेना, याद करने के लिए। नेक्स्ट है, बिहार वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम वन किन जिलों में पाए जाते हैं? अधिकतम बताया था, अब न्यूनतम। तो शेखपुरा, बक्सर और सिवान। तो शेखपुरा में
प्रतिशत के आधार पर भी सबसे कम वन है और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन है। ये दोनों डाटा याद रखना। ऐसे क्वेश्चन अब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस से ज़्यादा होता है, क्योंकि ये आंकड़ा बेस्ड क्वेश्चन होता है और हम ऐसे चीज़ों को बहुत ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन आता है तब लगता है कि नहीं, हमें इन चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है बिहार वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वन आवरण कितना है। तो बिहार में अगर हम केवल वन आवरण को वर्ग किलोमीटर में देखें तो कितना है, तो ये है आपका ए ऑप्शन है 7380.79 वर्ग किलोमीटर। इतने क्षेत्रफल में बिहार के वन आवरण पाया जाता है, वृक्षावरण नहीं, वन आवरण पाया जाता है। वृक्षावरण का डाटा अलग है, ठीक है। तो इसको कहीं जरूर लिख लेना, ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में समस्त वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है। अगर हम वृक्षावरण को हटा दें तो वन कितना परसेंट बिहार में, ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये है आपका 7.84%। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वृक्षावरण कितना है। तो बिहार में वन आवरण तो मैंने बता दिया, वृक्षावरण कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाया जाता है, तो 2341 वर्ग किलोमीटर में बिहार में वृक्षावरण पाया जाता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट है 2019 की रिपोर्ट के तुलना में 2021 में बिहार के वन आवरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ठीक है। 2 साल में वन आवरण में 75 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है, जो पिछले रिपोर्ट की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। एक तरह का ये मैथ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 1.03% का क्षेत्रफल में बढ़ोतरी बिहार में हुई है 2 सालों में वन आवरण में, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है बिहार का सबसे अधिक प्रतिशत वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो अगर हम प्रतिशत में देखें, ठीक है, तो सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं बिहार में, कैमूर में। अभी मैंने आपको बताया, तो कैमूर में क्षेत्रफल में भी और प्रतिशत दोनों में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी चंपारण जिले में मुख्य रूप से कौन से वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वनों से जुड़े हुए क्वेश्चन मैंने पूरा दे दिया है, आपको बता दिया है। वीडियो बना के आप वहाँ जरूर देखिएगा, जाके प्ले लिस्ट पर सब मिल जाएगा आपको। तो बिहार में पश्चिमी चंपारण में कौन से वन पाए जाते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम एक मैप के थ्रू बिहार का समझें तो ये बिहार का ये चंपारण का क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पर अधिक वर्षा भी होती है, तापमान भी ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और आर्द्र का मतलब होता है हवाओं में नमी होना, ह्यूमिडिटी, और पर्णपाती का मतलब होता है पतझड़ वन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है नमामि गंगे योजना के तहत वर्ष 2021-22 में बिहार में कितने पौधे लगाए गए, ठीक है। बिहार में कितने पौधे लगाए गए हैं, ये डाटा है। इसका आंसर हो जाएगा 2.50 लाख पौधे नमामि गंगे योजना के तहत बिहार में लगाए गए हैं, गंगा नदी के किनारे वो भी। नेक्स्ट है जल जीवन हरियाली मिशन के तहत वर्ष 2021-22 में बिहार में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था, 5 करोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वन आवरण और वृक्षा आवरण कितना है। तो 2021 की रिपोर्ट अनुसार बिहार में कुल वन आवरण और वृक्षा आवरण कितना है, वर्ग किलोमीटर पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो वृक्षावरण वन आवरण को जब हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9,722 वर्ग किलोमीटर में बिहार में वन आवरण और वृक्षावरण दोनों पाए जाते हैं वर्ग किलोमीटर में। तो वो परसेंटेज और वर्ग किलोमीटर दोनों पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखना। नेक्स्ट है सुख लदरी जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो जलप्रपात से जुड़े हुए क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये रोहतास जिले में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। और ये भी याद रखना, सबसे अधिक अगर पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे अधिक जलप्रपात का मतलब होता है झरना, ठीक है। तो सबसे अधिक जलप्रपात पूछा जाए कि जलप्रपात सबसे अधिक बिहार के किस जिले में पाए जाते हैं, तो रोहतास में पाए जाते हैं, ये भी याद रखना। और बिहार के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है सुख लदरी जलप्रपात का निर्माण किस नदी से हुआ है, किस नदी से जलप्रपात बना है, ये भी पूछा जा सकता है। कहाँ पर है और किस नदी से बना है, तो ये कन्हार नदी से बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
बी। ठीक है। नेक्स्ट है राकिम कुंड जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो राकिम कुंड जलप्रपात ये बिहार के किस जिले में है? रोहतास जिले में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। नेक्स्ट है राकिम कुंड जलप्रपात किस नदी पर है? ये नदी पूछ दिया गया है, तो ये किस नदी पर है? तो ये गाय घाट नदी पर है। अभी मैंने आपको ऊपर पहला क्वेश्चन ही बताया था, गाय घाट नदी रोहतास में बहती है। नेक्स्ट है ओखा-रीन कुंड जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ओखा-रीन कुंड जलप्रपात ये बिहार के किस जिले में है? रोहतास जिले में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? ठीक है। तो बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि पश्चिमी चंपारण में है, लेकिन इसे टाइगर रिजर्व घोषित कब किया गया? 1990 में घोषित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट है वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क को देश का कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो वर्तमान में 54 टाइगर रिजर्व हैं। तो वाल्मीकि का राष्ट्रीय स्तर पे कौन सा नंबर था? ए, 18वां नंबर था, जिसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण में स्थित वाल्मीकि अभयारण्य को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया? तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, तो 1989 में। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर वन्यजीव विहार ये बिहार के किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो ये आपका पश्चिमी चंपारण में ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका भागलपुर में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, और ये है आपका 9 अगस्त को मनाते हैं बिहार पृथ्वी दिवस। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना पटना में की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है संजय गांधी जैविक उद्यान प्रसिद्ध है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है, और यह गैंडा प्रजनन के लिए जाना जाता है, और यह एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है गैंडा प्रजनन को लेकर के। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। नेक्स्ट है कांवर पक्षी बिहार जो साइबेरियाई पक्षियों के आगमन हेतु प्रसिद्ध है, बिहार के किस जिले में स्थित है? ठीक है। तो यह है आपका बेगूसराय में है, और याद रखिएगा कांवर झील को रामसर स्थल घोषित किया गया है, मैंने ऊपर बताया भी है। नेक्स्ट है रजौली वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो रजौली वन्यजीव बिहार पूछा जाए, अगर बिहार आपसे पूछा जाए कहाँ पर है वन्यजीव अभयारण्य, तो ये आपका है नवादा जिले में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो वन्यजीव बिहार से जुड़े हुए क्वेश्चन भी बिहार आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किन जिलों में स्थित है? तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है ये 2 जिलों में है, कैमूर और रोहतास दोनों में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है याद रखिएगा कैमूर वन्यजीव बिहार को अब टाइगर रिजर्व भी घोषित किया जा रहा है, तो बिहार में 2 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है कुशेश्वर स्थान पक्षी बिहार जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी बिहार है, बिहार के किस जिले में स्थित है? ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपका दरभंगा जिले में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। नेक्स्ट है बड़ेला सलीम अली पक्षी बिहार बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बड़ेला सलीम अली जो पक्षी बिहार है वो बिहार के वैशाली जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से पक्षी बिहार जमुई जिले में स्थित हैं? तो जमुई जिले में जो पक्षी बिहार हैं वो 2 हैं। ठीक है। और कौन कौन से हैं? एक है पहला ए नकटी बांध पक्षी अभयारण्य, और दूसरा नागी बांध पक्षी अभयारण्य, ये दोनों जमुई जिले में हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बी और ए दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य ये बिहार के किस जिले में है? तो ये बिहार के है गया जिले में है, और गया जिले के साथ गौतम बुद्ध का संबंध भी रहा है बोध गया से, सबको पता है। तो इसका आंसर बी। नेक्स्ट है बिहार ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो चाहे बिहार हो, चाहे भारत हो, चाहे पूरे विश्व हो, हर जगह पर 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस मनाते हैं। तो इसका आंसर सी।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन जो मछली है उसी के उसमें संरक्षण को लेकर के 5 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि सितंबर के बाद अक्टूबर है तो नज़दीक, पेपर के नज़दीक ही है तो पूछ सकता है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में संजय गांधी जैविक उद्यान है। तो ये पटना जिले में है तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में जू सफारी की स्थापना की जा रही है। तो बिहार के जो है वो जिला कौन है, तो वो जिला है आपका राजगीर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के जो है पटना जिले में स्थापित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बिहार में पर्णपाती वनों को कितने भागों में बांटा जाता है। तो पर्णपाती का मतलब होता है पतझड़, और बिहार में 2 प्रकार के पर्णपाती वन हैं, आर्द्र पर्णपाती वन और सूक्ष्म पर्णपाती वन। इसको अगर हम मैप के थ्रू समझें तो बिहार के इस क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होती है पूर्वी में, तो यहाँ पर आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और इन क्षेत्र में वर्षा कम होती है इसलिए यहाँ सूक्ष्म पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है। नेक्स्ट है काकोलत जलप्रपात का संबंध किस नदी से है। तो ये बिहार में काकोलत बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और यह आपका है लोहबर नदी से है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है। तो नदी और जिला दोनों पूछा जाता है, तो ये नवादा जिले में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, और यह क्वेश्चन आया भी है। नेक्स्ट है दुर्गावती जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो बिहार में दुर्गावती जलप्रपात ये बिहार में कहाँ पर है। तो ये बिहार में रोहतास जिले में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, और सबसे अधिक जलप्रपात रोहतास जिले में स्थित भी है। नेक्स्ट है धुआं कुंड जलप्रपात बिहार किस पहाड़ी पर स्थित है। तो धुआं कुंड जलप्रपात ये जो है कैमूर की पहाड़ी पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है दुर्गावती जलप्रपात का एक अन्य नाम क्या है। तो दुर्गावती जलप्रपात का एक अन्य नाम जो पूछा जाता है एग्जाम में वो है आपका खादर को, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है तमासीन जलप्रपात किस पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है। तमासीन जलप्रपात ये पूछा गया है, तो ये आपका याद रखिएगा ये है महाने नदी पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, छोटी सी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुआरी दाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है। यह बिहार के किस जिले में है। रोहतास जिले में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है खुआरी दाह जलप्रपात किस नदी पर है। ये अगर आपसे पूछा जाए तो ये आसानी नदी पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, और याद रखिएगा आसानी नदी कहाँ बहती है, रोहतास में, तो इसका आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में जलप्रपात मुख्यतया सीमांत पठारी क्षेत्र में किस जिले में पाए जाते हैं। तो सीमांत पठारी क्षेत्र है अगर कहे जाए तो अगर ये मैप बनाते हैं बिहार का, तो ये बिहार का पठारी क्षेत्र है, इसे हम रोहतास का पठार कहते हैं। तो रोहतास और कैमूर इसमें सबसे अधिक जलप्रपात पाए जाते हैं बिहार के, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कैमूर और रोहतास दोनों है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट नंबर 9 दिया था, ये उसका एक्सप्लेनेशन है, एनालिसिस मैंने किया है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है कमेंट करके जरूर पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।